नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र हम उत्तर पूर्वी राज्यों की चुनावी स्थिति को समझने के लिए ये विशेष श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की ब्यूरो चीफ संगीता बरुआ प्रशरोते जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर राज्यों की चुनावी स्थिति को समझने के लिए हमने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश पे बात की थी। आज के एपिसोड में हम समझेंगे दो और राज्यों के बारे में, मिज़ोरम और नागालैंड। मिज़ोरम और नागालैंड दोनों में एक एक लोकसभा सीट है। संगीता जी, सबसे पहले बात करते हैं मिज़ोरम में। जी। मिज़ोरम में कुछ दिन पहले ही हाल में चुनाव हुए थे विधानसभा के, और वहाँ पर एक नई पार्टी ZPM मिज़ोरम पीपल्स मूवमेंट जो है वो अचानक से आई और उसने एकदम बहुमत पाया और अब उनका मुख्यमंत्री भी है। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सारी पार्टियां, और ख़ास तौर पर लगातार ऐसा कहा जाता है कि जो पार्टी केंद्र में होती है पूर्वोत्तर राज्यों में अक्सर उसी को सपोर्ट मिलता है। ऐसे में एक नई पार्टी का आना मिज़ोरम की जो चुनावी तस्वीर है उसे कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए भी थोड़ा बता दूं, मतलब हमारे वायर व्यूअर्स के लिए भी। मिज़ोरम पीपल्स मूवमेंट जो है, जैसे आपने कहा, एकदम से उभर के आई है। उससे एक बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा एक फ्रेश वो भी एक फ्रेशनेस ला दिया है। बिकॉज ये रीजनल पार्टी है, बहुत ही छोटा पार्टी है, और मिज़ोरम भले ही एक छोटा स्टेट हो, लेकिन MNF जो है, दूसरा जो मिज़ो नेशनल फ्रंट था, सो उसको हरवा के आई है। तो जैसे असम वगैरह में जब आप देखेंगे कि असम गण परिषद है, लेकिन उसके बावजूद भी नए NTCA मूवमेंट के थ्रू दो पार्टी तो एटलीस्ट निकल के आए हैं। तो उन पे जो उत्साह दिखा ZPM के जो स्टेट में पावर में आने के बाद, तो मुझे लगता है एक नया फ्रेश लीज ऑफ लाइफ ये छोटे छोटे रीजनल पार्टीज को ZPM ने प्रोवाइड किया। सो उसी मद्देनजर रखते हुए आप उसको देखना पड़ेगा कि अब जो एक ही सीट है, लोकसभा एक ही सीट होते हैं और राज्यसभा एक ही सीट है मिज़ोरम के, तो ये हमेशा हम MNF को गया है क्योंकि वो पार्टी पावर में था। तो अभी उसका क्या होगा ये देखना है। तो नॉर्मली जैसे आप कह रहे हैं, मतलब बीजेपी का अगर आप एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट में आप ले लीजिए, जिस स्टेट में बीजेपी का कोई भी हवा नहीं है अभी तक, तो कैंडिडेट हालांकि है, इस बार भी है लोकसभा का, तो लेकिन कोई ऐसा मतलब जीतने का कोई जो स्कोप है वो इतना होता नहीं है। इस बार भी स्टेट इलेक्शन में आप देखिएगा कि मतलब जो भी बीजेपी ने किया है वो MNF के जो सीनियर लोग हैं इनको ले आके जिताया है। अपना जो उनके कैंडिडेट्स नहीं थे, उनके कैंडिडेट्स ओरिजिनल नहीं है, तो उनके कैंडिडेट्स हमेशा होते थे, लेकिन कोई वो उसमें जीतने का वो नहीं है। अभी जो ये ना दूसरे पार्टी से इलेक्शन से पहले ले आते हैं, जैसे टिपिकल बीजेपी कर रहे हैं आज के दौर के बीजेपी, तो ले आके बस विनिंग फैक्टर देख रहे हैं, मतलब आप जीत पाएंगे क्या ये सीट, तो आइए हमारे साथ। तो ऐसे ये लोग जीत रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि मिज़ोरम पीपल्स मूवमेंट का और जितने भी MLAs हैं ना, इनके ज़्यादातर MLAs नए लोग हैं, नया चेहरा है। नया चेहरा एक बहुत बड़ी बात होगी। लोगों में पुराने देख देख के थोड़ा थक चुके हैं लोग। तो आप अगर देखेंगे कि ZPM का जो वो है इस बार जो कैंडिडेट है रिचर्ड, उनका नाम मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि लोग इतना यहाँ वो करते नहीं है। हाँ, सो रिचर्ड वलनलमंगैया, तो वो फर्स्ट टाइमर है, ठीक है। तो उनका एक चांस फिर बनता है, उनका हम देखेंगे, मतलब देखना चाहेंगे कि लोकसभा में आके वो क्या कहते हैं, क्या है। और MNF का जो है वो वेटरन है, वालनवेला अभी भी राज्यसभा के, तो ये लोकसभा ट्राई कर रही है, इज अ वेटरन, ओके। तो ये उस वेटरन के अगेंस्ट ये रिचर्ड का एक वो है, फर्स्ट फेज है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कांग्रेस का भी है लालबियागजमा, ये फॉर्मर होम सेक्रेटरी है एंड ऑल दैट, ये तो लेकिन वो भी फर्स्ट टाइमर है, पॉलिटिक्स में जंप कर रहे हैं। सो ऐसे दो फर्स्ट टाइमर आपको दिखेगा। तीसरा एक महिला भी है। महिला एक्चुअली 2019 बहुत महिला कम होते हैं मिज़ोरम में, तो इसलिए मैं इसको स्पेशली मेंशन कर रही हूँ। महिला कैंडिडेट इवन स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी बहुत कम होते हैं। तो 2019 में भी एक महिला थी, और इस बार जो देख रहे हैं मुझे MPC जो मिज़ोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वो है कैंडिडेट है रीता मालसामी, वो म्यूजिशियन और ये सब है, एक इंडिपेंडेंट भी है, जुड़ी हुई है जी, एक इंडिपेंडेंट भी है चांगते। फिर एक कांग्रेस का जो अभी है लालबियागजमा तो मैंने बताया फॉर्मर होम सेक्रेटरी है, वो भी फर्स्ट टाइमर कांग्रेस नया फेस
लॉन्च किया है, और बीजेपी का जो है वो फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट था, तो वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये लगता है पूरा इट्स अ मल्टी कॉर्नर्ड काइंड ऑफ एक इलेक्शन, एक कॉन्टेस्ट है। लेकिन सबसे आगे तो मुझे लगता है ZPM, क्योंकि ये फ्रेश इलेक्शन के बाद आया है, उनका चांस तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। पर हालांकि MNF के वालनवेना भी कोई कम नहीं लग रहा है। जी, अब हम बात करते हैं मुद्दों की। तो मिज़ोरम में जब हमने विधानसभा चुनाव में देखा था, तो जो ज़ो यूनिफिकेशन, जो वहाँ पे ट्राइब्स हैं, उसको यूनिफिकेशन, कुकीज़ और ट्राइब्स जो हैं उनके राइट्स की और उनके यूनिफिकेशन की बात हुई थी। वो मुद्दा विधानसभा चुनाव में खासा प्रभावी रहा था और उसका असर भी हमने नतीजों पर देखा था। जी जी। क्या लोकसभा चुनावों में भी उस मुद्दे का कोई असर देखा जाएगा? बहुत बड़ा असर। अब मिज़ोरम हम इतना अच्छे से रिपोर्टिंग नेशनल मीडिया में, जो न्यू दिल्ली मीडिया है, उसमें हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन मिज़ोरम में जो चर्निंग हो रही है ना, रीजनलिज्म, जो सब नेशनलिज्म, जो हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको दिखेगा। लेकिन मीज़ो क्वेश्चन, जो मीज़ो मतलब यूनिफिकेशन, इसका मतलब क्या है कि मीज़ो एरिया, जो मीज़ो लोग जो हैं, दो तरीका के इसमें एक इंटरप्रिटेशन है। एक तो ये है कि जो कुकीज़ का जो है, मिज़ो मणिपुर में जो कुकीज़ बड़े न्यूज़ में अभी रिसेंटली रहा, ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में उनको बहुत इफेक्ट हुआ है, उनके घर जलाए गए, उनको बहुत ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कुकीज़ अब मिज़ोरम में शेल्टर ले रहे हैं, तो वो लोग शायद इलेक्शन में वोट भी नहीं दे पाएंगे। उसके बारे में जब हम मणिपुर में बात करेंगे तो उनके जिक्र भी होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो यूनिफिकेशन वाली बात है, दो है। एक तो जो विद इन इंडिया, जो जैसे कुकी एरियाज़ है, वो मणिपुर में आता है, तो बॉर्डरिंग है मिज़ोरम, तो ये इसको सारा जो एरियाज़ को तो जो लोग बोलते हैं इनको, तो ये उनको यूनिफिकेशन, उनका ऐसा एक स्टेट चाहिए। क्योंकि देखिए, मिज़ोरम स्टेट का जो मूवमेंट था 80s में, उसमें वो ये जो यूनिफिकेशन की बात चली थी कि हमें ये वाली मिज़ो मणिपुर के एरियाज हमें चाहिए, लेकिन उस टाइम वो मिज़ो अकॉर्ड में इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, तो ये बात रह गई। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम अब देख रहे हैं मिज़ो जो उसमें आपको म्यांमार के तरफ देखना पड़ेगा। जैसे चिन लोग हैं, ये भी जो ट्राइब में ही आते हैं, मतलब लार्जर फैमिली का किनशिप है। तो यहाँ इतने सारे लोग जो अब जो म्यांमार में हंगामा चल रहा है, सिविल वार हो रही है, बॉर्डर है, तो उनसे भाग के बहुत सारे रेफ्यूजीज अब मिज़ोरम में रह रहे हैं। तो उससे मुझे लगता है कि इफेक्ट भी आया कि जो यूनिफिकेशन की बात हो रही है एकदम से, मतलब ये जो इंडिया के बॉर्डर के बाहर भी है, यानी अब जो यूनिफिकेशन केवल इंडियन बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, इसके अंदर म्यांमार से आए हुए चिन कम्युनिटी के लोग भी हैं, म्यांमार के एरियाज का भी एक वो जिक्र है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दो तरह के ये जो यूनिफिकेशन आपको सुनने को मिलेगी, विद इन इंडिया और इंडिया को बॉर्डर के बाहर, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बॉर्डर के बाहर वाला एक मैप भी आपको मिलेगा। अब हम अगर बात करते हैं इस चीज़ की कि जो कुकी के राइट्स हैं, उनके अधिकारों की बात जो है, क्या मिज़ोरम के चुनावों में वो कोई मुद्दा हो सकता है? क्योंकि कुकी कम्युनिटी को अभी तक, जैसे आपने कहा कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के चलते बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनका मिज़ोरम में है, पर उनके वोटिंग राइट्स यहाँ नहीं हैं। वो अगर मतदान करेंगे तो वो उनका जो वोट होगा वो मणिपुर में होगा। पर क्या उनके अधिकारों को देना, या जिस तरीके से उनके लिए इंसाफ की मांग जो उठ रही है, क्या वो कोई प्रभावी मुद्दा होगा मिज़ोरम के चुनाव में? देखिए, असेंबली इलेक्शन में प्रभाव पड़ा। आप देखिए, MNF जो है सरकार में थी, और उनका जो एक मतलब एक एम्बिवेलेंस है बीजेपी के साथ, है भी नहीं भी है। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के पार्ट कभी कहते हैं हम नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम हैं। सो इसमें तो वो जो एक टैसिट जो वो मतलब लोगों के मन में है ये बात, तो उनसे उनको रिजेक्ट किया गया। और उस टाइम मतलब कुकी और मेटे कॉन्फ्लिक्ट जो थे हाइट पे थे। सो हमने उसको देखा, ZPM का राइज देखा हमने, और ये बहुत अप्रत्याशित था कि MNF हार जाने वाली है। ये ZPM ने हरा दिया, तो शायद ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर डाल पाया जनता के मन में कि हाँ, MNF कुछ नहीं कर रही है हमारे, क्योंकि मिज़ोरम भी ट्राइबल जो है, वहाँ पे ट्राइबल प्रभावी भूमिका में रहते हैं। और जब हम बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या ये मुद्दा रहा, तो हो सकता है कि इसका प्रभाव लोकसभा में भी देखने को मिल जाए। जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात यह है कि बीजेपी इतना स्ट्रांग नहीं है जैसे आपको दिखने को मिलता अगर मणिपुर में,
मणिपुर में बीजेपी स्ट्रांग है, मणिपुर का सरकार है, तो उसमें आपको स्ट्रांगली दिखने को मिलेगा। लेकिन मिजोरम में खाली वो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट, जैसे ZPM जो है, अब इस बार ZPM अगर जीतता है, उनका एक जो कैंडिडेट है अगर वो जीतता है तो एक सीट ZPM को जाता है, तो या क्या वो NDA के पार्ट बनेगा? सो ये जो अब तो किसी का भी पार्ट नहीं है, ना कांग्रेस के साथ है ना हालांकि लालदोहोमा जो उनके फाउंडर प्रेसिडेंट है, उन्होंने आके जीतने के बाद मोदी जी से मिलने आए दिल्ली में, एक कॉर्डियल मीटिंग बताया गया, तो क्या वो काउंट होंगे? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 25 सीट है और 2019 में एलाइज को लेके 18 सीट जीते थे। अब इनके जो बीजेपी के लीडर्स इंक्लूडिंग असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे कि हम 25 में से 22 ले जाएंगे, तो 22 में क्या ये मिजोरम भी शामिल है? तो ये सब थोड़ा क्वेश्चंस हैं और अप्रैल 19 को वोटिंग है, हम जाके जून 4 के बाद हमें पता चलेगा इसका क्या नतीजा होता है और उसके बाद पता चलेगा ये कहाँ पे एलिजेंस दिखा रहे हैं। तो लॉट टू सी। मिजोरम में मुझे लगता है ये नया पार्टी है, तो इसको किस तरफ जाएगा, क्या अकेले रहेगा, क्या न्यूट्रल रहेगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें अब नज़र में आएंगी। दूसरी बात ये है कि मिजोरम में चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस बार जब आपने देखा कि मणिपुर में चर्च अटैक्स हुए बहुत सारे, तो ये बहुत डिवाउट, मिजोस बहुत डिवाउट क्रिश्चियंस माने जाते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि उसमें भी एक दुविधा में मिजोरम पीपल्स मूवमेंट होंगे, क्योंकि बीजेपी को कैसे सपोर्ट करेंगे, क्या न्यूट्रल रहेंगे, क्या इंडिया ब्लॉक ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक तो किया नहीं है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। एक सीट होने के बावजूद भी ये स्टेट मेरे लिए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है। मिजोरम से जुड़ा आखिरी सवाल मेरा है कि जो मिजोरम में जो वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिशें हो रही हैं और लगातार इस चीज़ को लेके आ रहा है कि हमें मिजोरम का कल्चर बचाना है, जो वहाँ का आपने भी जिक्र किया सब नेशनलिज्म का, कि वहाँ पर एक भावना रहती है सभी नॉर्थ ईस्टर्न से, क्या इसको लेकर जितनी कोशिशें चल रही हैं वो जब चुनाव की बात होती है तो वो कहीं कोई अफेक्ट करने के स्थिति में है, ऐसा कोई मुद्दा? नहीं, मीजो कल्चर वही मीजो वाली जो राइट्स, यूनिफिकेशन और इनके असर्शन जो है इसी में ही होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मिजोरम ऐसा एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जिसमें आपको बहुत कम क्योंकि मिजो सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे मेजॉरिटी हैं और बहुत सारा कम्युनिटीज़ नहीं है, मार है बट वो फ्रेंडली रिलेशनशिप ही मिजोस के साथ है, और चकमाज है जो सब यूनाइट करके चकमाज के अपोज कर, तो लोग बहुत जो कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स बहुत कम होते हैं वहाँ पे। तो जो कल्चर की जब बात करते हैं तो इतना वो लोग खाली वो मिजो जो लोग का यूनिफिकेशन का ही बात आपको ब्रॉडली समझना पड़ेगा। जी, चलते हैं अब नागालैंड पर। नागालैंड में भी एक ही सीट है और वहाँ पर जो अभी है वो NDPP और BJP का कोलिजन है। अगर हम मुकाबले की बात करें तो क्या आपको लगता है कि वहाँ कोई ऐसा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है लोकसभा की सीट के लिए? मुझे नहीं लगता है कोई दिलचस्प वो है, हालांकि कांग्रेस के वोटर बेस है, ठीक है, तो लेकिन बात ये है कि बीजेपी ने भी मतलब NDPP को सीट छोड़ा हुआ है जी। 2014 में हमने देखा था, अभी का जो चीफ मिनिस्टर है नेफुरियो, वो लोकसभा में आए थे और उसके बाद वो जो जाके मतलब सत्ता पकड़ा, तो ये बहुत जबरदस्त पकड़ है नेफुरियो का, तो उसमें बीजेपी भी साथ ही चलते हैं। तो पिछली बार 2019 में भी NDPP का एक सीट तो वो चाहते हैं लोकसभा, तो वो लोकसभा में प्रेजेंस हुई। तो इस बार भी मुझे लगता है कि कैंडिडेट हालांकि इन्होंने बदल दिया है, ये पथोमी थे पिछली बार, टोकिको पथोमी, तो उनको उनके जगह इस बार मिस्टर मुरे को दिया है, चुम्बे मुरे। सो उसमें तो मुझे लगता है उनके चांस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कांग्रेस का जो है पिछली बार जो शीशे थे वो भी वो सीनियर पर्सन है, लेकिन कांग्रेस का अभी इतना चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि सत्ता में कांग्रेस नहीं है दिल्ली में। आप जब मतलब उसमें नागालैंड में आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, जैसे नागा MPF का सरकार था, नागा पीपल्स मूवमेंट के, वो भी हमेशा से बीजेपी के ही साथ थे, लेकिन वो वहाँ पे रीजनल फोर्स जो है स्टेट में लोग चाहते हैं रीजनल फोर्स, हालांकि कांग्रेस भी सत्ता में थे लेकिन अभी है। और
एक और चीज़ ये है कि बीजेपी में थोड़ा एक आस बनाए रखा है बिकॉज ऑफ द नागा इशू जो मोदी जी ने शुरू किया 2015 में, तो तब से चल रहा है, उसका कुछ सोल्यूशन नहीं आया है, लेकिन वो हर बार कहते हैं कि होगा होगा, तो एक दुविधा में लोग हैं मतलब वहाँ। अगर हम बात करते हैं, आपने जिक्र छेड़ा नागा पीस अकॉर्ड का, 8 साल हो चुके हैं इसको शुरू हुए और अभी तक हम किसी भी समाधान पर तो नहीं पहुंचे हैं। जो संगठन, उस जो नागा संगठन जो थे, जो उनके साथ बातचीत कर रहे थे, चाहे वो NSCIM हो या फिर उनके अलावा जो ग्रुप्स थे, वो सारे अभी तक वो भी असंतुष्ट ही दिखाई पड़ रहे हैं। क्या उनकी असंतुष्टि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उनकी अलग झंडे और अलग संविधान की मांग है जो कि केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है, और वो इंटरलोक्यूटर से लेकर उनकी मांगों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर वो मुद्दा लटकता आ रहा है पिछले 8 सालों से। क्या ये मुद्दा, क्या जो वहाँ की जो नागा जनता है उसके लिए ये कोई मुद्दा हो सकता है? देखिए, अगर डिससेटिस्फेक्शन है तो न्यू दिल्ली के लिए है डिससेटिस्फेक्शन कि इन्होंने ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाया, तो न्यू दिल्ली आज के डेट में क्या मीन करता है? बीजेपी ने तो ये सीट NDPP को दिया हुआ है। सो NDPP तो एक लोग ये डिफरेंस रखते हैं और NDPP भी डिफरेंस रखते हैं। मतलब बीजेपी के साथ हमें जाना है क्योंकि वो सरकार में है दिल्ली में। ये बड़ा बात जो ग्राउंड में अगर आप नागालैंड में घूमेंगे तो ये NDPP का बहुत क्लियर बात है। तो मुझे लगता है कि अगर गुस्सा भी हो, अगर डिससेटिस्फेक्शन भी हो, डिसकॉन्टेंट भी हो, वो बीजेपी को दिखाना चाहते हैं, NDPP को इतना फर्क मुझे नहीं लगता है। बात करते हैं ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO की। ये एक मैं दर्शकों को बता दूं कि ये वहाँ का एक बहुत ही प्रभावशाली संगठन है ENPO, जो कि लगातार बात कर रहा है स्टेटहुड की, अलग राज्यों की, जो बॉर्डर से लगे हुए 6 राज्य हैं जिनको वो कहते हैं कि जो बैकवर्ड नागा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये वो हैं, वो ज़िले जो हैं बॉर्डर से लगे हुए, ये इसको अलग राज्य या इनकी एक अलग अथॉरिटी बनाने की इनकी मांग चल रही है। और इसको लेकर भी इन्होंने कॉल दिया है, इन्होंने आह्वान किया है कि ये लोग लोकसभा चुनाव के लिए वोट नहीं करने वाले हैं। इनके इस कदम को लेकर, इनके इस कॉल को लेकर, क्या NDPP सरकार या फिर NDPP एज अ पार्टी या बीजेपी क्या बैकफुट पर आए हैं? क्या इसको लेकर उनको कोई डर है कि हाँ, अगर इन लोगों ने मतदान नहीं किया तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, थोड़ा सा मैं ये उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये जो डिमांड है, ENPO जो है ईस्टर्न नागालैंड से आता है, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उनमें आप जैसे कहा 6 डिस्ट्रिक्ट है, लॉन्गलिंग हो गए, किफिरे हुए, टुएनसांग हुए, मॉन हुए, ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट है। सो ये डिस्ट्रिक्ट जैसे आपने कहा बॉर्डर करता है म्यांमार साइड में, तो ये बहुत मतलब रिमोट है। और वैसे भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट बहुत रोड्स और ये तो बहुत मुश्किल से होता है जी। नहीं है। तो उसमें आप ये एरियाज में नागालैंड के विदिन ही बहुत कम डेवलप्ड हुआ है, ये मानना पड़ेगा। तो उसमें क्योंकि डेवलप खाली रोड की वजह से नहीं कह सकते, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जो है वो उसमें थोड़ा सा कम दिखा जाता है। तो लोगों में जो ईस्टर्न नागालैंड के जो लोग हैं उस साइड में, उस 6 डिस्ट्रिक्ट में, ये बात मन में है कि रेस्ट ऑफ नागालैंड जैसे आप देखिए डिमापुर हो, कोहिमा हो, ये सब जगह तो इस एरिया में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन हमारे साइड में नहीं हुई है। जो उनके दिमाग में है ये बात है। तो यही चीज जो है, तो ये उसको लेके डिमांड हुई कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो जी, फ्रंटियर नागालैंड। सो पहले तो स्टेट चाहिए कि यूनियन टेरिटरी चाहिए कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक ऑटोनोमस काउंसिल एरिया चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप एम्बिवेलेंट है, लेकिन स्टेट का डिमांड तो है, यूटी कर दीजिए। कभी कभी बीच बीच में आप ENPO लोगों से बात करेंगे तो कभी स्टेट मांग रहे तो कि यूटी मांग रहे, और जब आप पूछेंगे कि ऑटोनोमस काउंसिल के एरिया तो वो ज़्यादा मतलब कहते नहीं है, पर कुछ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए उनको। तो जब आप देखेंगे ये बॉयकॉट के लिए जब आप आएंगे, बॉयकॉट कॉल जो इलेक्शन बॉयकॉट कॉल हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि ENPO का कहना है कि 7 दिसंबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स जो दिल्ली में उन्होंने ये कहा कि हम आपको 2024 इलेक्शन से पहले आपको स्टेट या कुछ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे देंगे। लेकिन जब इतने बार इन्होंने दिल्ली आए और ये सब, तो कुछ हुआ नहीं।
ये बात लटकता रहा। तो इनको ये डर है कि अगर सरकार नहीं आई या सरकार के बाद जीतने के बाद मुकर गए। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा लिंक इसको स्टेट इलेक्शन के साथ है। स्टेट में बीजेपी ने इतने सारे सीट जो नागालैंड में गैदर किया, वो ज़्यादातर ये डिस्ट्रिक्ट से किए हैं, क्योंकि ये सपना दिखाया है मोदी सरकार ने, लेकिन इसको फुलफिल नहीं किया। तो लोग ग्राउंड में गुस्से में हैं। तो गुस्से वाले लोग कर क्या सकते हैं? वो बोलेंगे हम इलेक्शन बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन बॉयकॉट से क्या इतना फर्क पड़ेगा? क्योंकि एरिया तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादातर एरिया पे एनडीपीपी के तो सपोर्ट है और एमएलएस हैं। अगर आप ही के रूल चल रहा है, आप ही स्टेट में आप वो है, तो आपका तो थोड़ा बोलबाला तो है ही। तो ये है। और दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो ईएनपीओ की बात आपने छेड़ी और बॉयकॉट वाली जो बात आपने कही है, इससे देखा जाना चाहिए कि इस इलेक्शन में 2024 लोकसभा इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में दो कम्युनिटी जो 2 एरियाज नॉर्थ ईस्ट में वोट को बॉयकॉट कर रहे हैं, वोटिंग को। एक तो ईएनपीओ हो गया नागालैंड में, और नेबरहुड में मणिपुर के कुकी कम्युनिटीज हो गए। तो इसमें 2 ऐसा मतलब एरियाज है जिसमें शायद लोग इस बार वोटिंग से दूर रहेंगे। जी, अगर हम बात करते हैं जो कैंडिडेट्स हैं एनडीपीपी के और ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट्स हैं, क्या एनडीपीपी के एक जो कैंडिडेट हैं जो एमपी की, उनका मैं बयान बताती हूँ कि उनका कहना है कि ये जो जितनी भी समस्याएं हैं इनका हल सेंटर ही कर सकता है, इसलिए उन्हें वोट दिया जाना चाहिए। पर इतने डिस्ट्रेस के बाद भी, इतने डिसकंटेंट के बाद भी, क्या ऑपोजिशन इन मुद्दों को भुनाने में, इनको एनकैश कराने में सफल रह सकती है? देखिए, अगर मनी पावर बहुत होता है नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में भी वही हाल है। स्टेट, आपका पुलिस, सब कुछ आपके लिए काम करता है, ये मतलब एकदम ओपन सीक्रेट है। और करप्शन इतना है नागालैंड में, करप्शन इज़ अ बिग इशू। बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे बात करना चाह रहे हैं, इस पे कुछ मुहिम भी चलाए हैं, ओपोजिशन ने भी जुड़ा, एक 2 पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें शुरू हुए, लेकिन फाइनली जाके सब फिजल आउट हो जाता है, क्योंकि मनी पावर बहुत चलता है और लोग छुप रहते हैं। लेकिन आप मतलब पुलिस के आप अगर देखेंगे बैकडोर एंट्री, ये सब बहुत बड़ा करप्शन स्कैम वहाँ पे है, मतलब लेकिन उसमें इतना रिपोर्टिंग होती नहीं है। तो ओपोजिशन जो अभी कांग्रेस है, पहले कांग्रेस पावर में थे, तो ओपोजिशन जो है ये इशू उठाएंगे कैसे, मुद्दे उठाएंगे कैसे, अगर आप लोकल का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट और लोगों का ना मिले। तो आप अगर मीडिया में भी देखें, ज़्यादातर जो मीडिया, जो लोकल मीडिया है, निष्पक्ष मीडिया भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े मीडिया है, जो पेपर चलती हैं, न्यूज़पेपर अभी भी बहुत चलता है वहाँ, तो न्यूज़पेपर वगैरह जो चलते हैं वो पूरा रूलिंग पार्टी के साथ अलाइंड है। तो कौन इसको वॉइस करेंगे? तो इससे मुझे लगता है कि अच्छा है कि हम लोग ये सब छोटे छोटे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्शन एक मौका है ये सब बात करने में, लेकिन जब क्या निकल के आता है कि डेमोक्रेसी जो है, मतलब उसका जो असली रूप जो है वो लोग अभी भी इतने पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, बिकॉज मनी पावर चलता है और बहुत सारे और चीज़ें, मतलब जो रूलिंग पार्टी होते हैं, बहुत सारे और चीज़ें होती है। मीडिया की भूमिका जो है, की भूमिका है बहुत वीक है। तो ये सबसे लोगों का आवाज़ कौन उठाएगा फिर? और ऑपोजिशन वीक है तो उसमें कौन उठाएगा? तो इससे मुझे लगता है कि जो यही मौका है, इलेक्शन एक मौका है जिसमें ये छोटे छोटे स्टेट के प्रॉब्लम्स हम थोड़ा एक वाइडर ऑडियंस के सामने रख सकते हैं। जी, आज हमने बात की मिजोरम और नागालैंड की। अगले एपिसोड में हम बाकी राज्यों की बात करेंगे। संगीता जी, आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।